सभी उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे हुए होंगे। होना भी चाहिए क्योंकि आप एक ऐसी नौकरी की तैयारी में जुट चुके हो दोस्त, जो कि एक देश की सेवा करने वाली नौकरी है। तो इसको सिर्फ एक नौकरी ना कहकर हम एक जिम्मेदारी कहेंगे, देश सेवा की जिम्मेदारी। तो यहाँ क्लास से जुड़ चुके हर बच्चे को जय हिंद, जय भारत। आप अपने भारत देश का नाम रोशन करें और खूब आगे जाएं, ये हमारी आपके लिए दुआएं हैं। तो जल्दी से आप सभी दोस्त क्लास के साथ आ जाइए। हाँ जी, चश्मा लगाने की थोड़ी सी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स मुझे थोड़ा सा लग रहा है और अभी भी चश्मे की आदत नहीं है। तो थोड़ा सा है, देखते हैं कब तक हम चश्मे से काम चलाते हैं। जब लगेगा कि थोड़ा सा हैवीनेस हो रही है तो फिर उसके बाद में इसको हो सकता है बीच क्लास में उतार भी दूँ, क्योंकि अभी आदत नहीं है मुझे चश्मा लगाने की। लेकिन थोड़ा सा धुंधलापन आंखों में आना शुरू हो गया है, क्योंकि स्क्रीन पर खड़े रहते हैं ना, तो उस वजह से थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। तो जल्दी से आप लोग सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास हमारी शुरू हो गई है। उसके बाद हम लोग अपने सेशन को आगे लेकर चलते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार सभी को। सभी ने अच्छे से नाश्ता कर लिया होगा, इस क्लास के बाद अच्छे से आप लोग जो लंच है उसको भी कर लीजिएगा। तो जल्दी से आए और क्लास के साथ जुड़कर मुझे बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी प्यारे दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो थम्स अप कर दीजिए बेटा। उसके बाद अपने इस फर्स्ट डेमो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्लास के बारे में जानकारी, क्या क्या आगे आपको पढ़ाना है, क्या आपका सिलेबस है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई सभी को नमस्कार है और एक बार आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, तो आवाज़ आ रही है सभी को? थम्स अप कर दीजिएगा बेटा एक बार सभी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद सभी को, नमस्कार। चलो बहुत बढ़िया, आपके थम्स अप मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों के लिए योद्धा बैच आ चुका है, ठीक है। और इस बैच को खरीदने के लिए आपके पास एक मौका है कि कम प्राइजेस में इस बैच को आप खरीद सकते हो। वैसे चलिए तो भाई आइए बात करते हैं हम लोग कि मैम केमिस्ट्री होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है। सबसे पहले मैं शब्द की बात करती हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि केमिस्ट्री टर्म जो है ये कहाँ से आई है। तो केमिस्ट्री टर्म जो है ये एक वर्ड, जिस वर्ड को आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा है, लेकिन जानकारी के तौर पर जब आप केमिस्ट्री को पहली बार पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों कीमिया शब्द से। किस शब्द से हुई है? कीमिया, ठीक है। तो एक शब्द है जिसको हम कहते हैं कीमिया। तो कीमिया शब्द के द्वारा ही केमिस्ट्री बना है दोस्त, ठीक है, कीमिया। तो ये कीमिया किस भाषा का शब्द है, ये कीमिया किस लैंग्वेज से लिया गया शब्द है? तो आप बताते हो कि ये ग्रीक शब्द है प्यारे दोस्त, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा, जिसको कई बार हम यूनानी भाषा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यूनानी। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है दोस्त? ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, जिसको कई बार हम यूनानी भी कहते हैं, ठीक है, यूनानी लैंग्वेज के नाम से भी को जानते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी पूछे कि केमिस्ट्री शब्द किस कौन सी भाषा के शब्द से बना है, तो केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छा मैम, इस कीमिया शब्द का मतलब क्या है, इस कीमिया शब्द का मीनिंग क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि क्यों इसी शब्द से केमिस्ट्री बना है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इस शब्द का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। इस शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, क्लियर। इस शब्द का अर्थ है प्यारे दोस्त ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से इस एक शब्द से मिलकर बना है केमिस्ट्री, ठीक है, काली मिट्टी। या कई जगह इसको केमिकल्स के तौर पर भी देखा जाता है, रसायन। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, रसायन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि केमिस्ट्री किस शब्द से बना है, और केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से बना है। तो कीमिया का मतलब क्या है? ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, फिर उसका सिलेबस आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। पहले ये तो जान लो कि है क्या केमिस्ट्री, सिलेबस लिखने में तभी तो मजा आएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मैम केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आइए आपको मैं बताती हूँ केमिस्ट्री की क्या होती है। केमिस्ट्री, जब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग बात करते हैं रसायन की, आप लोगों को नाम याद हो गया है, रसायन विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं।
अब देखो, केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है प्यारे दोस्त जिसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तभी तो इसको कहते हैं हम रसायन विज्ञान, है ना। केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम। क्लियर। हमारे गांव में काली मिट्टी से, बहुत बढ़िया राजस्थान वालों, है ना। तो घनी खम्मा खनी गम्मा, तो मतलब हमारा नमस्कार स्वीकार करो भाई। चलिए आइए, अब हम बात करेंगे। मैम मैं इस बार फौजी बन जाऊंगा, ये हुई ना बात। बिल्कुल बनोगे बेटा, बस यही कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, बिल्कुल बनोगे। और दिन रात एक कर दो, मेहनत करो, बिल्कुल बनोगे। तो अब देखो बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होती है प्यारे दोस्त। तो हम लोग बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्त, जिसमें जिसमें रसायनों के, जिसमें जो रसायन होते हैं प्यारे दोस्त, जिसमें रसायनों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्मों का, रासायनिक गुणों का, सीधा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, रसायनों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो ये होती है प्यारे दोस्त केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। कैसी प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताओगे ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, आप लोग बताएंगे ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा भाई, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई, अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम केमिकल्स के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। अब मुद्दा यह है कि मैडम ये भौतिक और रासायनिक गुण होते क्या है, ये बताओ पहले कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो प्यारे दोस्त, भौतिक गुण वैसे गुण हैं जैसे आपने किसी भी केमिकल को देखा, उसका रंग कैसा है, उसकी सुगंध कैसी है, ठीक है, या वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, क्या है वो, मतलब उसको देखने पर जब आप देख रहे हो तो वो लिक्विड है ना, सॉलिड है या फिर गैस है, क्या है। जैसे मैं कहूँ पानी, तो मुझे सारे दोस्त बताओ कि पानी की कौन सी अवस्था होती है, पानी क्या है, पानी लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, फटाफट से बताओ सारे दोस्त। अगर हम लोग देखें जनरली, मैं सामान्य बात कर रही हूँ, नॉर्मली पानी जो होता है वो क्या है, फटाफट से बताओ। पानी किस अवस्था में आपको मिलता है, पानी क्या है, कैसा दिखता है तुम्हें पानी। पानी बेसिकली जब हम पानी की बात करते हैं, गाना भी तुमने सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिला दो ये हो जाए वैसा, मतलब इसमें जो मिला दोगे वो वैसा ही हो जाएगा, पानी के अंदर, है ना। तो पानी अगर देखें हम लोग बेसिकली तो वो लिक्विड है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में। लेकिन जब हम उसकी बर्फ बना देते हैं तो वो सॉलिड में भी चला जाता है, ठोस बन जाता है। और जब हम उसको उबाल देते हैं पानी को तो वो गैस बन जाता है। तो मतलब पानी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा कंपाउंड है पानी, जो कि तीनों अवस्था में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वही हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रसायन जब उसकी हम स्टेट देखते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, तो तब उसका जो हम स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री में ही करते हैं, ठीक है। अब मैम केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है दूसरे केमिकल के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। जैसे पानी को आप लोग क्या कर दो, किसी गैस के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या करेगा पानी, है ना, या किसी दूसरे केमिकल को किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा। जैसे नमक की आप अभी क्रिया करा दीजिए किसके साथ, किसी एसिड के साथ या किसी सोल्ट के साथ। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो कि आपस में जो रसायन है वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में हम लोग रसायनों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई भाई। हम जीडी और टेक्निकल दोनों की तैयारी कर रहे हैं, शायद ऐसा कमेंट था, निकल गया। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो बेटा, बेसिक क्लास से, बेसिक क्लास के साथ आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि केमिस्ट्री क्या है। अब चलती हूँ मैं आगे की तरफ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैम केमिस्ट्री से हमें कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ना है। सिलेबस की बात करा दीजिए मैडम जी अब। तो चलिए भाई, रसायन विज्ञान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। रसायन विज्ञान का अब हम क्या पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अब मैं आपको लिखवाऊंगी सिलेबस, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा आप सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई केमिस्ट्री से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से बारंबार क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, अब उनको लिखवा देती हूँ अपनी कॉपी पर। जो आपने कॉपी निकाली है, क्योंकि आज पहला डेमो है, अपनी कॉपी पर
इन सारे टॉपिक को लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्लासेस को करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो टॉपिक से हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा तो आप उस सिलेबस में जाकर चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, और उस टॉपिक को फिर बहुत अच्छे से दोबारा रिवाइज कर सकते हो, तो जिससे आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव होगा। तो इसीलिए सिलेबस पहली अपना जो कॉपी का पहला पेज है उस पर नोट डाउन कर लीजिए, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली फिर हम चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कराऊंगी वो कराऊंगी प्यारे दोस्त, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग करेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ व उसकी अवस्थाएं। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं करेंगे। क्लियर, यानी कि मैटर। क्लियर, मैटर एंड इट्स स्टेट, मैटर एंड इट्स मेटल, नॉन मेटल कौन होते हैं, यहां से आपको पढ़ना है, जब पढ़ोगे तो बहुत और मिश्र धातु के बारे में। क्लियर, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो जब हम लोग केमिस्ट्री के पापा जी की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के पिताजी हैं एंटोनी लवोजियर। तो आप लोगों को कभी भी पूछेगा कि रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, रसायन विज्ञान के पिता, तो हम लोग बताते हैं रसायन विज्ञान के पिता है एंटोनी लवोइजियर। ठीक है, चलो तो भाई लिख लेते हैं एंटोनी लवोइजियर। क्लियर, एंटोनी लवोइजियर। तो लवोइजियर जो है इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है केमिस्ट्री के पिता। ठीक है, तो एंटोनी लवोइजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान के पिता, एंटोनी लेवोइजियर। क्लियर, लेवोइजियर। अच्छा, क्यों कहते हैं इनको रसायन विज्ञान के पिता, ये बताओ, कौन बच्चा बताएगा क्यों कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं ये मैं अभी बताऊंगी, एक और पॉइंट आप लोगों को लिखना है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आप लोगों को यहाँ पर एक ही नाम याद रखना है, चाहे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पूछ ले, यानी कि आधुनिक रसायन के पिता पूछ ले भाई, आधुनिक रसायन के पिता पूछे, या आपको सिर्फ रसायन के पिता पूछे। तो जब आप लोगों को पूछेगा आधुनिक रसायन के पिता किसको कहते हैं, आधुनिक रसायन के पिता, तो आपको एंटोनी लेवोजियर का ही नाम बताना है भाई। एंटोनी लेवोजियर के पास दो उपाधियां हैं, जैसे अरस्तु आपने पढ़ा था ना बायोलॉजी में, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के नाम से जाना जाता था, वैसे इनको क्या कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, दोनों टर्म इन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाती है, दोनों नाम इन्हीं के लिए आप लोगों को याद रखने हैं। बात आ गई समझ में, एंटोनी लवोजियर। अब बात आती है कि एंटोनी लवोजियर जी ने ऐसा क्या कर दिया था जो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे काम इन्होंने करे थे। चलिए आइए, एंटोनी लवोजियर जी ने क्या क्या किया था इस पर चर्चा करते हैं। आपको पेपर में पूछा जाता है ये कि एंटोनी लवोजियर जो है इन्होंने क्या क्या किया, या इनके नाम से या इनकी खोजें जो थी वो कौन कौन सी थी, आपको पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, एंटोनी लवोजियर इन्होंने क्या क्या किया था, अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। लवोइजियर, तो इन्होंने प्यारे दोस्त सबसे पहले दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पेपर में पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, किसने दिया, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था प्यारे दोस्त। इन्होंने क्या किया था, वॉज गिवन, आप बताएंगे, वॉज गिवन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था प्यारे दोस्त, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया था। अब आपको पूछ लिया जाता है कि इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का जब नियम दिया तो कब दिया था और क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मैं लिख देती हूँ। तो इन्होंने क्या किया था दोस्त, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था 1789 में। ठीक है, यानी इस नियम के बारे में इन्होंने क्या बताया या क्या था ये नियम, बहुत आसानी से समझना, वो सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। ठीक है, देखो, इन्होंने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर द्रव्यमान जो होता है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, सिर्फ द्रव्यमान एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है। कैसे, मैंने तो बहुत डिफिकल्ट चीज हो गई, इसको तो समझाओ। चलिए मैं समझाती हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसमें इन्होंने क्या बताया, मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। तो आप लोग लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी दोस्त, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होगा ना, यानी मास होगा, द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जाता है, ना तो उत्पन्न होगा, ना तो द्रव्यमान बनेगा, है ना, उत्पन्न किया जाता है, और ना ही द्रव्यमान प्यारे दोस्त नष्ट होता है। उत्पन्न किया जाता है ना, वह न ही नष्ट होता है। तो ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा और ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है वो ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट होता है। इसको लिख लीजिएगा, इन मास इज नीदर, लिख लीजिएगा, मास इज नीदर प्रोड्यूस, ना तो उत्पन्न किया जाएगा भाई, प्रोड्यूस, अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, है ना, नॉर डिस्ट्रॉय, नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये जिंदगी भर आपको याद रहने वाली है चीज, ठीक है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है,
लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसमें भी क्या होता था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सिमिलरली ये जो एंटोनी लवोजियर थे, इन्होंने भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और इन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अब कैसे मैडम, रासायनिक अभिक्रिया में कैसे, आप समझना मेरी बात, इतना समझ में आया सभी बच्चों को, फटाफट से बताओ, इतना समझ में आया है ना बेटा? चश्मे के लिए, बिना चश्मे के अच्छे लगते हैं ये सही है, लेकिन चश्मे लगाना मजबूरी है, कमेंट आपके ब्लर दिखने शुरू हो जाते हैं मुझसे, और चश्मा लगाने की अभी आदत नहीं है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में दिक्कत भी हो जाती है। चलो कोई नहीं, अब इसको समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, ये था द्रव्यमान संरक्षण। कैसे भाई समझना, जैसे मुझे बनाना है पानी, पानी बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, और मैम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक बिल्कुल। तो जब इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बनता है बेटा? पानी बनता है, पानी बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर इधर की तरफ इस साइड में, इस साइड को क्या कहते हैं? इस साइड जितने भी ये दो एलिमेंट लिखे हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको कहते हैं हम लोग अभिकारक। इनको क्या कहते हैं दोस्त? अभिकारक, रिएक्टेंट। भाई यही तो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये होते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं अभिकारक, ठीक है। और मैम इधर की तरफ तीर के इधर ये जो बना है, ये है हमारा उत्पाद, ये है हमारा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब कभी भी आपको मैं कहूं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। एक बार फिर से समझा दो मैं, बिल्कुल बेटा एकदम रटने की तो जरूरत ही नहीं है, सिंपल चीज है, बस इतना ध्यान रखना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? हु वाज प्रोपोनेंटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो आपको दिमाग में रखना है एंटोनी लवोजियर, जिनको हम रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। कब दिया था? तो 1789 में दिया था। मैम इन्होंने क्या बताया इसमें? इन्होंने सिंपली कहा कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब मास नीदर रिड्यूस और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब कैसे समझना भाई, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन था, मेरे पास ऑक्सीजन था, मैंने सोचा दोनों को मिला देती हूँ और देखती हूँ क्या बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बन गया पानी, वाटर बन गया। तो ये दोनों जो तीर के निशान के इस तरफ होते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और ये जो इधर की तरफ बनता है तीर के निशान के इधर, यानी दोनों के मैचअप से, दोनों की केमिकल रिएक्शन से जो बना वो होता है आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इन्होंने ये कहा था कि जितना मास यहाँ है रिएक्टेंट के पास है, दोनों के पास, उतना ही प्रोडक्ट के पास भी होगा। तो मतलब यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसमें जितना आपका मास यहाँ पर अभिकारक, अभिकारक कौन कौन है मेरे पास? हाइड्रोजन है मैडम, बहुत बढ़िया, और ऑक्सीजन है। अच्छा हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल के लिए एक होगा तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 2, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना मास हो गया यहाँ पर? 2 हो गया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। मैम ऑक्सीजन के एक अणु के लिए कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है मास भाई? आप बताते हो मैम 16 होता है। तो 16 और 2 को जोड़ना कितना बैठा? 16 में अब 2 जोड़ दीजिए तो कितना बैठा? आप कहोगे मैम अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों का जो टोटल मास है वो 18 बैठ रहा है, बिल्कुल सही बात, 18 बैठ रहा है ना। अब इन दोनों ने जब अभिक्रिया करी तो मिला बना दिया पानी। अब मैम पानी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है जरा। पानी जब बन रहा है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ 2 होगा इसका वेट, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है तो एक यहाँ कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन गया आप लोगों का? आप लोग बताते हो कितना बन गया? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर हो गया ये भी 18। तो मतलब यहाँ पर भी आपकी यूनिट 18 ही है और यहाँ पर भी वैल्यू जो आ रही है 18। तो द्रव्यमान कहीं घटा बताओ, या द्रव्यमान कहीं बढ़ा बताओ? बोलोगे मैडम नहीं, जितना इधर था द्रव्यमान उतना ही इधर है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना उत्पन्न होता है। हमेशा जब भी जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होता है? प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों का, प्रोडक्ट का होता है। ये था प्यारे दोस्त द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ में आई कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करा लो, द्रव्यमान कभी भी ना तो घटेगा ना कभी बढ़ेगा, बराबर ही रहेगा, जितना इधर था उतना ही इधर रहेगा। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जितना द्रव्यमान इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही उत्पादकों का भी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे तुमने क्या करा, 1 किलो बूरा ले ली, 1 किलो चीनी ले ली, दोनों को मिला दिया। अब मुझे बता दो 1 किलो बूरा और 1 किलो चीनी को मिलाकर जब तुम तोल रहे हो तो वजन कितना आएगा? बताना जल्दी भाई। 1 किलो बूरा है, 1 किलो चीनी है ना, तुमने दोनों को मिलाकर तराजू पर रख दिया, तो अब दोनों का वजन कितना हो गया? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। अच्छा जी बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ कितना होगा, है ना बेटा। हिंदी इंग्लिश की चिंता छोड़ दो, है ना, हिंदी इंग्लिश की चिंता छोड़ो, एक एक सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। चलो हिंदी में पढ़ाओ, पूरा हिंदी में पढ़ाओ बेटा, पूरा हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, बाइलिंगुअली पढ़ेंगे, बच्चा हर तरीके का है। तो जब आपने 1 किलो चीनी 1 किलो बूरा को मिला दिया मेरे दोस्त, तो वजन जब दोनों को मिलाकर जो तुम्हारे पास वो मिक्सचर बना, जो तुम्हारा प्रोडक्ट कहलाएगा, उसका वजन भी तो 2 ही किलो होगा। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। तो भैया किसी भी अभिक्रिया को करा लो, द्रव्यमान कहीं नहीं जाएगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, उसके रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली द्रव्यमान अगर जितना इधर है उतना ही का नियम। ये किसने दिया था? आप बताते हो एंटोनी लवोजियर ने। अब आ जाओ आगे की तरफ, अब आगे बढ़ते हैं। मैम एंटोनी लवोजियर का एक कारनामा तो आपने हमें बता दिया, ये समझ में भी आ गया। सीधा सीधा पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, ठप्पा लगा कराना एंटोनी पर। और क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? डेफिनेशन देकर पूछ ले तो रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता और ना ही नष्ट, एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। अब चलते हैं इनका दूसरा कारनामा क्या था। तो एंटोनी लवोजियर जी जो थे, इन्होंने प्यारे दोस्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण भी किया था। तो इनका दूसरा कारनामा ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किया था। तो ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन
का नामकरण किया, है ना, नामकरण। पंडित जी वाला काम भी करते थे, जैसे पंडित जी किसी बालक का नामकरण करते हैं ना, वैसे ही इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किया था, तो आप बताते हो एंटोनी लवोजियर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेम्ड, ठीक है, वॉज नेम्ड, इन्होंने क्या किया था, वॉज नेम्ड ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम दिया था, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी इन्होंने क्या कहा था, भैया ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन को भी क्या कहा, ऑक्सीजन कहा था। इस तरीके से इन दोनों का नामकरण इन्होंने किया था प्यारे दोस्त, ठीक है। अच्छा, आपको ये पूछ लेता है पेपर में कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी, यहीं से मैं एक चीज पूछती हूँ आपसे, ठीक है, नोट करके आप लोग एक चीज लिखोगे, नोट डालकर एक चीज, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी मेरे दोस्त, फटाफट से बताओ, हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसने करी थी, कौन बताएगा, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खोजा किसने था, ये बताओ मुझे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा कि किसने हाइड्रोजन की खोज करी, तो तब क्या टिक करके आओगे, फटाफट से बताओ, हाइड्रोजन की खोज, जल्दी से बताओ भाई। मैम ऐप पर कब आएगा बेटा, 3 दिन डेमो चलेंगे, है ना, 3 दिन डेमो, आज कल और परसों, उसके बाद एप्लीकेशन पर आएंगी क्लासेस। तो भाई आप लोग बताते हो प्यारे दोस्त कि हाइड्रोजन का जो खोज किया था ना, ठीक है, हाइड्रोजन की जो खोज करी थी, लो भैया ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन को कैसे हो गया, तो ऑक्सीजन ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो अब देखो, बात करते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन की खोज करी थी हेनरी कोवेंडिश ने, किसने दोस्त, पूछा जाता है पेपर में, हेनरी कोवेंडिस, क्लियर, कोवेंडिस, बेटा ये ऐसे नाम है जिन्हें आप रट लेना, ठीक है, हेनरी कोवेंडिस पूछा जाता है, कोवेंडिश ने क्या किया था, हाइड्रोजन की खोज करी थी। तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, हेनरी कोवेंडिस को। कब, आप बताते हो, 1766 में सबसे पहले हाइड्रोजन की जो खोज करी थी वो हेनरी कोवेंडिश ने। लेकिन हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया, हाइड्रोजन को नाम किसने दिया हाइड्रोजन, तो वो काम किया था आपके एंटोनी लवोजियर ने। ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो दो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किसने हाइड्रोजन को खोजा और कब खोजा, तो आपने बता ही दिया, हेनरी कोवेंडिश ने हाइड्रोजन को 1766 में डिस्कवर किया था। बट हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया, तो आप लोग बताते हो कि हाइड्रोजन का जो नामकरण किया था वो किया था एंटोनी लवोजियर ने। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कब किया, तो मैं यहां लिख देती हूँ 1783 में, ठीक है। तो देखो, खोज तो 1766 में हो गई थी, और लगभग कितने टाइम बाद इसका नामकरण रखा, जैसे परिवार में एक बच्चा होता है ना, पंडित जी को बुलाया जाता है कि पंडित जी बताइए इसका नाम क्या होगा, तो पंडित जी बता के चले गए, इसका नाम तो ठठेरा से निकलेगा। अब ठठेरा से क्या नाम रखे बालक का, माता पिता जो है बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बहुत दिन बाद उन्हें एक अच्छा सा नाम मिलता है ठठेरा से, ठेला राम, तो वो रख देते हैं फिर उसका नाम। तो मतलब खोज पहले हो गई, नाम बाद में रखा गया। इस तरीके से होता है आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेखा देवी जी, तसल्ली मिल गई, चले आगे, अब आ जाओ आगे। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, भाई ऑक्सीजन की खोज का श्रेय भी आपको पूछा जाता है, ऑक्सीजन की खोज, ये भी क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। तो जब हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी, तो आप लोग बताते हो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसने करी थी, तो हम लोग बताकर चलते हैं, कौन बताओ जल्दी से, ठेलाराम नाम पे तो मुस्कुरा रहे हो, हैं, चलो इधर देखो, तो ऑक्सीजन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, तो हम बताते हैं जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी, ठीक है। आप बताते हैं जोसेफ प्रिस्टले, तो आप लोगों को कई बार प्रिस्टले लिखा जाता है पेपर के अंदर, तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज करी थी, जोसेफ प्रिस्टले। अच्छा, कई बार इनके लिए आपको एक और नाम है जो दे दिया जाता है ऑक्सीजन की खोज के लिए, इनके साथ साथ हम लोग शील नाम भी लगा देते हैं, ठीक है। तो कई बार मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आपको लिखा जाता है पेपर के अंदर कि जो शील नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने भी जोसेफ प्रिस्टले का योगदान किया था ऑक्सीजन को खोजने में। तो कई बार ऑप्शन जो बनता है वो दो दो के कॉम्बिनेशन में बन जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी, जोसेफ प्रिस्टले और हेनरी कोवेंडिस ने, जोसेफ प्रिस्टले और शील ने, जोसेफ प्रिस्टले और लवोजियर ने, ऐसे करके ऑप्शन बन जाते हैं। तो आपको बताना है जोसेफ प्रिस्टले का साथ दिया था शील नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ईयर क्या था यहाँ पर, तो हम लोग बताते हैं 1774, इस ईयर में डिस्कवरी हुई थी किसकी, ऑक्सीजन की। तो मतलब ये है कि पहले हाइड्रोजन खोज ली गई थी, हाइड्रोजन खोजी गई पहले, उसके बाद ऑक्सीजन खोजी। तो अब एक और कारनामा कर दिखाया लेवोजियर जी ने, क्या, लेवोजियर जी ने दिमाग लगाया, कैसे, भैया हाइड्रोजन भी खुज गई और ऑक्सीजन भी खुज गई, दोनों का नाम भी रख दिया इन्होंने, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कह दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कह दिया लेवोजियर जी ने। अब एक काम इनका इनका दिमाग चला कि जो पानी हम लोग पीते हैं, पानी पानी कैसे बनता है, पानी को जब हम लोग पीते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है पानी। तो बस ये बात भी बता डाली इन्होंने, भाई केमिस्ट्री के पापा हैं, दिमाग इतना तेज चलता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लिया कि खोज हो चुकी है हाइड्रोजन की भी, खोज हो चुकी है ऑक्सीजन की भी, ऐसा कौन सा कंपाउंड है इस पृथ्वी पर जो दोनों के मिलने से बनता है, तो भैया इन्होंने बता दिया एंटोनी लवोजियर जी ने कि पानी को बनाने के लिए, है ना, जल निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है, तो जल निर्माण के लिए भी हमने बताया, जल निर्माण के लिए हाइड्रोजन चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी सबसे पहले किसने बता दी, एंटोनी लवोजियर ने बता दी। तो एंटोनी लवोजियर जी ने ये भी कारनामा करा कि पानी के अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, इस बात को भी इन्होंने ही बता दिया था लवोजियर जी ने। ब्रैकेट में लिख दूं लेवोजियर, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मुद्दे को भी किसने बताया था, लेवोइजियर ने। तो वाटर इज फॉर्म्ड, इस बात को भी इन्होंने ही बताया, वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से जुड़कर पानी बना हुआ होता है। इस बात को भी किसने बता दिया? एंटोनी लवोजियर ने। और एक और कारनामा कर दिया। क्या कारनामा कर दिया इन्होंने? पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन थी इसके कामों के बारे में भी बता दिया। इन्होंने एक और चीज बताई कि भाई जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, मुझे एक बात बता दो, आग लगाने का काम कौन करता है? जल्दी बताओ, आग लगाने का काम कौन करता है? फटाफट से बताओ, आग कौन लगाती है? लड़के कहेंगे लड़कियां आग लगाने का काम करती हैं। औरतों का काम होता है ना, इसकी चुगली उधर कर दी, इसकी चुगली उधर कर दी, आग लगा देती है। लड़कियों का तो काम है ही आग लगाना, लेकिन इस पृथ्वी पर जो आग लगाने का काम करता है वो होती है आपकी ऑक्सीजन, है ना? तो ऑक्सीजन जो है, कॉपी पेस्ट मत करो, अच्छे से समझ लो चीजों को, ठीक है? क्लियर भैया? ऑक्सीजन जो है वो आग लगाने का भी काम करती है। इस चीज की भी पहचान कर दी किसने? लेवोसियर ने। हवा, हवा नहीं लगाती आग, हवा के अंदर होती है ऑक्सीजन, वो लगाती है आग। अगर हवा में से ऑक्सीजन को निकाल दोगे तो आग लगेगी ही नहीं कहीं, ठीक है? तो आप जब कहाँ जाते हो प्यारे दोस्त, जब आप किसी दूसरे ग्रह पर जाकर आग लगाओगे तो लगेगी नहीं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन अगर है तो लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो इस पृथ्वी पर जितनी भी आप लोगों के अंदर श्वसन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन में भी तो हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। और आग लगाने पर जो माचिस की तिल्ली, कई लोग ये भी कहते हैं माचिस लगाती है आग, माचिस नहीं लगाती। माचिस की तिल्ली जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, या माचिस की तिल्ली पर जो फास्फोरस है उसको रगड़ा जाता है, तो जो हवा में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर वो जल उठती है, जो फास्फोरस होती है। तो इसीलिए याद रखना कि इन्होंने ऑक्सीजन के इस्तेमाल, ठीक है, कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में इस्तेमाल होती है, इस बात को भी बताया। ऑक्सीजन जो है वो श्वसन क्रिया में इस्तेमाल होती है, ठीक है, श्वसन क्रिया में, तथा तथा पदार्थ के ज्वलन में इस्तेमाल होती है। पदार्थ के ज्वलन, यानी जब कोई पदार्थ को जलाया जाएगा, ज्वलन में उपयोग होती है, ये भी बताया था, ठीक है, उपयोग होती है। ये बात भी किसने बताई थी? एंटोनी लवोजियर ने बताई थी ये बात भी, कि ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में तथा पदार्थ के ज्वलन में उपयोग होती है। तो लिखोगे ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। भाई जब तुम सांस लेते हो तो कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन। एंड कंबक्शन, तो कंबक्शन भी जब होता है चीजों का, तो कंबक्शन करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? ऑफ मैटर, ऑक्सीजन का। अगर आप लोग किसी चीज को जला रहे हो और वहां ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज जलेगी ही नहीं, वो चीज जलेगी ही नहीं, ठीक है? समझ में आ गई बात? 1 घंटा हो गया और पता ही नहीं चला, 1 घंटा हो गया, अरे हाँ ये तो टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। तो भाई यहां से, है ना, ये आप लोगों के पूछा जाता है पेपर में कि ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में स्टेटमेंट के तौर पर, या सीधा पूछ लेता है कि ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में और कंबक्शन यानी ज्वलन में इस्तेमाल होती है। इस चीज का पता लगाने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? एंटोनी लवोसियर थे। तो ये सारे कारनामे जो मैंने बताए आपको, एंटोनी लवोसियर के थे ये सारे कारनामे, है ना? ठीक है, तो प्यारे दोस्त, ये इसीलिए एंटोनी लवोसियर को कहा गया था फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं बताए, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट जरूर बताए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी जिस महान हस्ती के बारे में हमने बात करी, वो है ये महान हस्ती एंटोनी लवोइजियर, है ना? ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ही डिस्कवर्ड द रोल ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो बात मैंने अभी आपको लिखवाई ना, वही बात लिखी है इनके बारे में। तो ये आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है, ठीक है? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, मिलेंगे अब हम लोग कल इससे आगे की कहानी के साथ। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जो एंटोनी लवोसियर जी हैं, इन्होंने जब पदार्थ या ये सारी चीजों के बारे में खोज दिया, तो उसके बाद जो पदार्थ है, मैटर है, वो केमिस्ट्री में कैसे अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कल हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये था आज केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले